हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल ब्लूप्रिंट डिजिटल। मैं सचिन शर्मा, आपका फिजिक्स टीचर, आपका वेलकम करता हूं हमारे आज के इस लेक्चर में। तो आज का हमारा लेक्चर क्या है? आज का हमारा लेक्चर है प्रकाश का व्यतिकरण, जिसमें हम टॉपिक्स जो देखेंगे आज वो है व्यतिकारी प्रकाश पुंज के मार्ग में टी मोटाई की पतली पारदर्शी प्लेट रखने पर उसकी फ्रिंज चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो बच्चों, इसको हम स्टार्ट करने से पहले पुराना कुछ रिकॉल कर लेते हैं। इस चैप्टर 7 के यानी कि प्रकाश के व्यतिकरण के कुछ लेक्चर्स पहले भी जा चुके हैं, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने वहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। तो वो टॉपिक्स क्या क्या हैं? उनमें हमने व्यतिकरण डिस्कस किया कि व्यतिकरण एक्चुअली होता क्या है, किस प्रकार से व्यतिकरण होता है। साथ में हमने तरंगों का अध्यारोपण देखा। तरंगों के अध्यारोपण के अलावा हमने जो अध्यारोपित होने वाली जो फाइनल तरंग बनती है उसकी हमने तीव्रता नापी कि तीव्रता किस प्रकार से उसकी होगी। इसके अलावा हमने फ्रिंज की चौड़ाई देखी कि फ्रिंज किस प्रकार से बनती है। एक चमकीली फ्रिंज बनती है तो दूसरी ओर एक काली फ्रिंज बनती है, और इस प्रकार से जो व्यतिकरण प्रतिरूप बनता है उसमें कई चमकीली फ्रिंज होती है और कई काली फ्रिंज होती है। हमने देखा कि जब काली फ्रिंज बनती है तो उसकी चौड़ाई कितनी होगी, जब जो है चमकीली फ्रिंज बनेगी तो उसकी चौड़ाई कितनी होगी। तो हमने चौड़ाई को नापा। साथ में हमने देखा कि व्यतिकरण की शर्तें क्या हैं, व्यतिकरण होने के लिए क्या शर्तें होनी चाहिए कि व्यतिकरण हो, यानी कि वे शर्तें यदि पूरी नहीं होती तो व्यतिकरण नहीं संभव हो पाता। साथ में हमने कला संबद्ध स्रोत देखे कि कोहेरेंट सोर्सेज यानी कला संबद्ध स्रोत होते क्या हैं, किस प्रकार के वो सोर्स होते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही लाजवाब टॉपिक्स हैं वे, जो कि आपको पढ़ने चाहिए, समझने चाहिए। तो यदि जो स्टूडेंट्स उनको नहीं पढ़ पाए हैं अभी तक, वो जाकर उन वीडियोज़ को हमारे ब्लूप्रिंट चैनल के प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जो कि आज का टॉपिक क्या है? व्यतिकारी प्रकाश पुंज के मार्ग में टी मोटाई की पतली पारदर्शी प्लेट रखने पर प्रभाव। तो ये कैसे होता है एक्सपेरिमेंट, इसको थोड़ा सा समझते हैं। माना S1 S2 रेखा छिद्र है, दोनों के बीच की दूरी D है, इन दोनों का जो मध्य बिंदु है वो C है। यहाँ से तरंग चलती है, यहाँ से तरंग चलती है, और D दूरी पर स्थित पर्दे पर व्यतिकरण फ्रिंजें बनाती है। ये पर्दा ले लिया हमने, जिस पर हमने एक बिंदु P ले लिया, जिस पर यहाँ पर व्यतिकरण फ्रिंज बनेंगी। इसके अलावा हमने एक O बिंदु ले लिया जो C को जोड़ता है, यानी कि S1 S2 के मध्य बिंदु को जोड़ता है। यानी कि O जो है S1 से भी समान दूरी पर है और S2 से भी समान दूरी पर है। अब क्या होता है कि जब यहाँ से तरंगे चलेंगी तो टी मोटाई की ये हमने पारदर्शी प्लेट ले ली, और इस पारदर्शी प्लेट में से पार होकर जाती हैं। और हम इसका एक अपवर्तनांक और मान लेते हैं। हम कहते हैं कि ये जो जिस चीज़ की बनी है प्लेट ये पारदर्शी, उसका अपवर्तनांक n है, यानी कि उस माध्यम का अपवर्तनांक n है। यदि यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जो है कांच की प्लेट हुई तो कांच का अपवर्तनांक n होगा। यदि यहाँ प्लेट किसी और पदार्थ की हुई तो अपवर्तनांक कुछ और होगा। ठीक है, सूत्र में रखने के लिए हमने n यहाँ पर मान लिया है। तो हम कहते हैं कि S1 से चलने वाली किरण वायु में कितनी दूरी तय करेगी और इसके अंदर कितनी दूरी तय करेगी। तो S1 से चलने वाली किरण वायु में यदि यहाँ प्लेट ना होती तो किरण का पथ कौन सा होता? S1P होता। क्या होता? S1P होता। और जब वो T जो है चल रही है कहाँ पर, इसके अंदर, तो वायु में इतनी दूरी वो कम चलेगी, यानी कि T दूरी वो कम चलेगी। तो वायु में चली गई दूरी कौन सी हो गई? S1P माइनस T, यानी कि ये दूरी जो है वो वायु में चली हुई है, वायु में चली दूरी। तो वायु में चली दूरी कितनी हो गई? यानी कि S1P माइनस T। और कांच के अंदर कितनी चलती है, यानी कि माध्यम में चली दूरी कितनी है? तो हम लिखते हैं माध्यम में चली दूरी आपकी T है। तो दोनों में, यानी कि वायु में जो दूरी चली और जो कांच में यानी कि किसी माध्यम में दूरी चली, उन दोनों दूरियों को चलने में उसे कितना समय लग गया वो निकालते हैं। हमने कहा वायु में तथा माध्यम में दूरी तय करने में लगा समय हमने T मान लिया है।
जो टोटल समय लगेगा वो t मान लिया। तो हमने क्या कहा, जब वो S1p माइनस टी दूरी चलेगी वायु में, तो S1p माइनस टी दूरी में लगा समय प्लस जो माध्यम में दूरी तय की, यानी कि इसके अंदर भी इससे भी गुजरेगी, तो t दूरी तय करने में कितना समय लगा, यानी कि माध्यम में दूरी में लगा समय। यानी कि जब S1p माइनस टी दूरी तय कर रही थी ये, तो ये दूरी कहाँ चल रही थी, वायु में चल रही थी। तो वायु में प्रकाश की चाल क्या होती है, c होती है, और दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल, सॉरी तो S1p माइनस टी जो दूरी वो चल रही है उसमें कितना समय लगेगा, समय निकालना है हमें। तो समय निकालने के लिए हम ये देखते हैं कि ये दूरी कहाँ चली हुई है, वायु में चली हुई है। तो वायु में प्रकाश की चाल कितनी होती है, c होती है। तो c के लिए हम क्या निकालेंगे, समय निकालना है हमें। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल, ये होता है। तो दूरी तो इसमें चली है S1p माइनस टी, तो ये तो हमने रख दिया S1p माइनस टी, और चाल कितनी होगी वायु में, c होगी। इसके अलावा प्लस ये वाला, माध्यम में दूरी कितनी तय की उसने, t दूरी तय की। और जब किसी माध्यम में से प्रकाश गुजरता है तो वो उसकी चाल बदल जाती है, और चाल को हम क्या ले लेते हैं, v ले लेते हैं। तो चाल बराबर कितना आ गया, मतलब समय बराबर कितना आ गया, दूरी बटा चाल, यानी कि दूरी कितनी तय की, t, और v चाल से तय की। ठीक है, यानी कि माध्यम में क्या चाल ले ली हमने, v ले ली, ये माध्यम की चाल है। अब हम कहते हैं कि जो अपवर्तनांक होता है किसी माध्यम का वो क्या होता है, n बराबर, अपवर्तनांक निकाल रहे हैं हम यहाँ पर, n बराबर c बटे v। ये फॉर्मूला सुना सुना सा लग रहा होगा, देखा देखा सा लग रहा होगा, इसे मैंने पहले भी चैप्टर्स में पढ़ाया है, परावर्तन के चैप्टर में भी पढ़ाया है और अपवर्तन वाले चैप्टर में भी इसको पढ़ाया गया है। तो n बराबर कितना है, c बटे v। इस n का मान आप यहाँ रख दो, यानी किस तरह से रखोगे आप, तो v निकाल लो, ये n नीचे आ जाएगा, तो v बराबर c बटे n आ गया। इसको आप उठाकर यहाँ रख दो, यानी कि t कितना निकल गया, t बराबर S1p माइनस टी बटे c प्लस t, और ये v की जगह मैंने क्या रख दिया, c बटा n, ये रख दिया। और ये कहाँ चला जाएगा, n ऊपर चला जाएगा। तो क्या संबंध आ गया, S1p माइनस टी बटे c प्लस nt बटे c, ये आ गया हमारा कुल समय। अब जो प्रकाश S1p दूरी चल रहा है, इस दूरी को यहाँ से यहाँ तक चलने में कितना समय लग गया हमें, टोटल समय t लग गया। हम कहते हैं कि S1p के तुल्य प्रकाशिक पथ निकालो, कि क्या निकालो, प्रकाशिक पथ, यानी कि S1p के तुल्य प्रकाशिक पथ क्या होगा, प्रकाशिक पथ। और प्रकाशिक पथ जो होता है वो प्रकाश द्वारा निर्वात में अथवा वायु में चली गई दूरी के बराबर होता है। तो हम क्या कहेंगे, निर्वात में, निर्वात या फिर कहेंगे वायु में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी इसके बराबर होता है। यानी कि S1p के तुल्य हम प्रकाशिक पथ निकाल रहे हैं। पथ की या फिर कह लो पथ की जगह हम पथ की लंबाई लिख लो इसे, अब कि पथ की लंबाई निकाल रहे हैं S1p के तुल्य। तो निर्वात और वायु में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी, और दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। और प्रकाश की चाल क्या होती है निर्वात में, क्या होती है, यानी कि प्रकाशिक पथ कितना आ गया, प्रकाशिक पथ की लंबाई बराबर, यहाँ मैंने क्या बताया था, चाल गुणा समय रखना दूरी की जगह। तो क्या रखा हमने, चाल गुणा समय, और चाल प्रकाश की निर्वात में कितनी या फिर वायु में c, और समय क्या लिया था हमने, ये टोटल समय t। तो t ये समय आ गया, इस प्रकार से c आ गया, और t हमें क्या मिला हुआ है, t हमें मिला हुआ है ये, इस प्रकार से S1p माइनस टी क्या आएगा, S1p माइनस टी बटे c प्लस nt बटे c, nt बटे c। और जब c अंदर जाएगा तो इसको भी काट देगा, और इसको भी काट देगा। जब c अंदर जाएगा तो इसे यहाँ से भी गुणा करेगा, इससे भी गुणा करेगा, तो c इसका कट गया और इसका कट गया। ठीक है, तो बचा गया S1p माइनस टी
प्लस एन टी, ये आ गया आपका इतना, सॉरी ये आपका टी स्मॉल वाला है यहाँ पे, तो टी, और इसे भी आपस में कर लो तो S1P, ये वाला प्लस ले लिया, एन टी पहले ले लिया मैंने, टी माइनस बाद में ले लिया, तो S1P प्लस टी कॉमन ले लिया दोनों में से, तो n-1। तो इस प्रकार से हमारा क्या आ गया, प्रकाशिक पथ आ गया S1P के तुल्य, ये S1P के तुल्य प्रकाशिक पथ आ गया। ये हमारी प्रभावी लंबाई आ गई, किसकी आ गई प्रभावी लंबाई, S1P की प्रभावी लंबाई आ गई, यानी कि तरंग जो S1 से चलेगी P तक जाएगी उसकी प्रभावी लंबाई आ गई, यानी कि S1 से बिंदु P तक की ये प्रभावी लंबाई है, प्रभावी लंबाई है। बच्चों इस सूत्र से क्या पता चलता है, इस सूत्र से हमें ये पता चलता है कि यदि यहाँ पर प्लेट ना रखी हुई होती तो तरंग को कितनी दूरी तय करनी पड़ती, केवल S1P दूरी तय करनी पड़ती, परंतु प्लेट रखने की वजह से अब उसको दूरी कितनी तय करनी पड़ी, S1 प्लस S1P प्लस Tn-1 दूरी तय करनी पड़ रही है। इसका मतलब क्या है कि इतनी दूरी हमारी बढ़ गई, यानी Tn-1 ये दूरी हमारी बढ़ गई। कब, क्योंकि यहाँ प्लेट रखी हुई है, तो इस प्लेट के रखने की वजह से ये दूरी हमें एक्स्ट्रा, तो ये प्लेट रखने की वजह से तरंग को इतनी दूरी एक्स्ट्रा चलनी पड़ रही है Tn-1। तो अब हम निकाल देंगे पथांतर। तो पथांतर कैसे निकलेगा, पथांतर बराबर, क्योंकि जब तरंग यहाँ से भी चल रही है यहाँ से भी चलेगी तो फिर पथांतर भी निकालेंगे हम इसका। तो पथांतर कैसे निकालते हैं, पथांतर निकालते हैं यहाँ से यहाँ तक चलने वाली दूरी माइनस यहाँ से यहाँ तक चलने वाली दूरी। तो यहाँ से यहाँ तक चलने वाली दूरी कितनी आ गई, पथांतर बराबर S2P में से, यानी कि जो दूरी आई है प्रकाशिक पथ की जो लंबाई आई है इसको घटा दो, तो कितना आ गया S1P प्लस Tn-1, ये हमने इसको घटा दिया, माइनस कर दिया, इसको यहाँ थोड़ा सा हल कर लो, तो S2P माइनस S1P प्लस T, या माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा यहाँ पर Tn-1। तो इस प्रकार से ये हमारा पथांतर आ गया, क्या आ गया, पथांतर आ गया। अब हम ये कहते हैं कि इन दोनों स्रोतों से जो तरंग चल रही हैं उनके कारण यहाँ पर दीप्त फ्रिंज बनती है, यानी कि P पर दीप्त फ्रिंज के लिए हम क्या कहते हैं, P बिंदु पर दीप्त फ्रिंज के लिए, दीप्त फ्रिंज के लिए जो पथांतर होता है, पथांतर कितना होता है, बराबर m लैम्डा लेते हैं, ये पहले के लेक्चर्स में बताया हुआ है। तो ये जब दीप्त फ्रिंज बनेगी तो पथांतर m लैम्डा आता है, तो m लैम्डा और यहाँ पथांतर कितना है हमारा, अब जो फिलहाल निकल गया ये निकल गया है, तो ये इसके आपस में बराबर हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, S2P माइनस S1P माइनस Tn-1 इक्वल टू m लैम्डा, ये इस प्रकार से आ जाता है। तो हमें क्या निकालना है, ये S2P निकाल लेना है, S2P माइनस S1P निकाल लेना है, और ये सब उधर चला गया, m लैम्डा प्लस Tn-1। इस प्रकार से हमारा क्या गया, S2P माइनस S1P हमारा निकल आया। बच्चों पिछले एक दो लेक्चर्स में हमने जो है S2P माइनस S1P का मान कुछ और भी निकाला था, जो कि हमारा क्या था, XmD/D। इस प्रकार से हमने इसका मान निकाला था, जो कि XmD और D के पदों में था। तो ये हमने पुराने लेक्चर्स में मान निकाला हुआ है, इसको आप देख लेना कि किस प्रकार से निकलता है। तो ये हमने रख दिया यहाँ पे इसकी जगह, और m लैम्डा प्लस Tn-1। तो हम xm निकाल लेंगे यहाँ से, तो xm बराबर ये D/D ऊपर चला जाएगा, तो D/D और अंदर क्या रहेगा, m लैम्डा प्लस Tn-1। ये कर लिया हमने। और ये xm क्या है, ये xm दूरी है दीप्त फ्रिंज, ये क्या बनती है यहाँ पर, केंद्रीय फ्रिंज बनती है, क्या बनती है, केंद्रीय दीप्त फ्रिंज बनती है। और इस दीप्त फ्रिंज की, यानी कि MV दीप्त फ्रिंज की है, M आ रहा है इसके अंदर, तो MV दीप्त फ्रिंज की इस यहाँ से स्थिति पता चलती है, इससे XM से स्थिति पता चलती है। अब हम कहते हैं यदि यहाँ पर प्लेट ना होती, क्या ना होती, यहाँ पर प्लेट ना होती, तब उस स्थिति में XM क्या हो जाता, XM क्या हो जाता, यदि प्लेट यानी कि माध्यम न होता, तब t बराबर 0 रख देते हम, यदि ये माध्यम ना होता तो t बराबर 0 हो जाता।
तब उस स्थिति में एक्स एम डैश, यानी कि यदि ये ना होता तो अभी जब हमने एक्स एम स्थिति निकाली ये स्थिति कुछ और होती, यानी कि एक्स एम की जगह कुछ एक्स एम डैश स्थिति होती थी। एक्स एम डैश हम निकाल रहे हैं तो डी बटा डी और ब्रैकेट में क्या आ गया एम लैम्डा, क्योंकि टी जो है 0 रखने पर ये पद खत्म हो गया हमारा। अब हम कहते हैं कि जब प्लेट रखी है तो एक्सएम दूरी है ये वाली, और जब प्लेट नहीं है तो ये दूरी है एक्सएम डैश। तो यानी कि प्लेट रखने के बाद कितना विस्थापन हो गया इस फ्रिंज में, एम वी फ्रिंज में कितना विस्थापन हो गया, तो हम निकाल रहे हैं एम वी दीप्त फ्रिंज में विस्थापन। तो कितना विस्थापन हो गया इसमें, हम करेंगे x0 निकालते हैं विस्थापन के लिए, तो x m माइनस एक्स एम डैश, इसमें से इसे हमने माइनस कर दिया। तो जब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, d बटे डी ब्रैकेट में m लैम्डा प्लस टी एन माइनस 1 आ गया, और माइनस के इसको माइनस कर दो तो d बटे डी और यह m लैम्डा। अभी आप देख रहे हो ये वाला पद जो है ये पद इतना ये ख़त्म हो गया, बचा क्या, ये डी बटे डी अंदर मल्टीप्लाई कर जाएगा और इसका ये भी ख़त्म हो गया, ये भी, परंतु ये इसके साथ ख़त्म हुआ है तो अंदर तो जाएगा, तो अंदर ये बचेगा डी बटे डी टी एन माइनस 1 बच जाएगा। यानी कि इसकी कितनी स्थिति आ गई, विस्थापन कितना हुआ, इस एमवी दीप्त फ्रिंज का इतना विस्थापन हमें पता चलता है। फ्रिंज में विस्थापन निकल गया कि कितना विस्थापन हो रहा है, यहाँ केंद्रीय फ्रिंज से कितना विस्थापन निकल रहा है। अब हम देखते हैं फ्रिंज की चौड़ाई क्या आती है, तो हम कहते हैं फ्रिंज की चौड़ाई, फ्रिंज की चौड़ाई निकालने के लिए हम कहते हैं कि m+1 वे फ्रिंज, m+1 वी फ्रिंज माइनस एम वी फ्रिंज की दूरी, यानी कि यहां से m+1 वी फ्रिंज की दूरी और माइनस एम वी फ्रिंज की दूरी। तो यानी क्या आएगा, xm+1 माइनस xm आएगा। अब xm हमारा क्या निकला था, ये निकला था, यानी कि इस समीकरण में m+1 रख दो तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर m+1 रख दो, d बटा डी ब्रैकेट m की जगह m+1 आ गया, इस m की जगह m+1 रख दिया, लैम्डा प्लस टी एन माइनस 1, और यहाँ xm की जगह पूरा रख दो ये यहाँ से यहाँ तक, तो d बटा डी एम लैम्डा प्लस टी एन माइनस 1। अब आप देखोगे ये पद सेम है, समान है, पूरा कट जाएगा, ये कट गया इससे। अब इसमें क्या क्या आता है देखते हैं, d बटा डी और अंदर गुणा कर दो इसकी m, और इधर से लैम्डा आ गया प्लस d बटा डी, ये सा आया माइनस d बटा डी एम लैम्डा। अब आप देख रहे हो ये वाला पद और ये वाला पद समान है, परंतु एक माइनस का है और एक प्लस का, ये कट जाएगा, बचा क्या, ये यहाँ पे लैम्डा हो रहा है तो डी लैम्डा अपॉन डी, तो डी लैम्डा अपॉन डी, यानी कि फ्रिंज की चौड़ाई निकाल रहे थे तो फ्रिंज की चौड़ाई को W से कहते हैं, तो W बराबर क्या आ गया, डी लैम्डा बटे डी। और जब हमने यहाँ पर कोई पट्टी नहीं थी, पीछे लेक्चर्स में हमने प्रयोग किया था, यहाँ कोई पट्टी नहीं थी, तब भी फ्रिंज की चौड़ाई जो थी वो इतनी ही आई थी, फ्रिंज की चौड़ाई समान थी। तो हम क्या देखते हैं कि पट्टी रखने के बाद भी फ्रिंज की चौड़ाई में कोई अंतर नहीं आया, फ्रिंज की चौड़ाई वैसे के वैसी है, कोई अंतर इसमें नहीं है। इसका मतलब कि चाहे हम इसमें पारदर्शी पट्टी रख दें टी मोटाई की तो फ्रिंज में कोई परिवर्तन नहीं आता, परंतु उसके स्थिति में विस्थापन आ जाता है। तो विस्थापन कितना आया, x0 डी अपॉन डी टी एन माइनस 1। तो विस्थापन आ जाता है परंतु चौड़ाई वही रहती है, चौड़ाई में कोई अंतर नहीं आता। तो इस प्रकार हम यदि टी मोटाई की पारदर्शी पट्टी रख देते हैं किसी किरण के मार्ग में, चाहे इसके मार्ग में रख दो चाहे इसके मार्ग में, तब जो है हम इस प्रकार से चौड़ाई और विस्थापन फ्रिंज का निकालते हैं। बच्चों अब एक हम आंकिक प्रश्न देखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे पढ़ते हैं। यंग के द्विस्लिट प्रयोग में 100 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे पर्दे पर, यानी कि पर्दे की दूरी कितनी है प्रकाश स्रोतों से, वो 100 सेंटीमीटर है, व्यतिकरण फ्रिंजें दिखाई देते हैं। जब व्यतिकरण करने वाली किसी एक प्रकाश किरण के मार्ग में, व्यतिकरण जो किरणें कर रही हैं उनके प्रकाश किरण के मार्ग में 1.56 अपवर्तनांक की कांच की एक प्लेट रख दी जाती है। अभी हमने केस पढ़ा है कि जब आप पट्टी रख दो के बीच में क्या होगा, तो अपवर्तनांक कितना है उसका, इतना, तो 10वीं दीप्त फ्रिंज केंद्रीय फ्रिंज से 12 मिलीमीटर विस्थापित हो जाती है, यानी कि 10वीं दीप्त फ्रिंज जो होती है वो केंद्रीय फ्रिंज से 12 मिलीमीटर विस्थापित हो जाती है। तो यदि दोनों सिल्टों के बीच की दूरी 0.5 मिलीमीटर हो, सिल्टें यानी कि
दो रेखा छिद्र उनके बीच की दूरी कितनी 0.5 मिलीमीटर हो तो प्लेट की मोटाई ज्ञात कीजिए। तो हल करते हैं। डी दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर पर्दे की दूरी, और सेंटीमीटर को मीटर में बना दो तो कितना हो गया 100 गुणा 10 की पावर माइनस के 2 मीटर, यानी कि ये आ जाएगा 1 मीटर आ जाएगा। 2 जीरो से ये 10 की पावर माइनस 2 कट जाएगी, 1 मीटर। इसके बाद कहा हुआ है आपका स्मॉल डी दिया था, यानी कि ये डी दिया हुआ है स्मॉल डी, रेखा छिद्रों के बीच की दूरी 0.5 मिलीमीटर, जो कि हम यदि बदले इसे तो इसे मीटर में बनाते हैं तो 10 की पावर माइनस के 3 मीटर होता है, यानी कि 1 मीटर बराबर 10 की पावर माइनस के 3 मिलीमीटर। पट्टी का अपवर्तनांक, कांच की जो पट्टी है उसका अपवर्तनांक कितना 1.56, तो n बराबर दिया हुआ है 1.56। इसके बाद कहता है 10वीं दीप्त फ्रिंज बनती है ये, और 12 मिलीमीटर विस्थापित हो जाती है, यानी कि x0 जो विस्थापन था हमारा वो कितना दे रखा है 12.0 मिलीमीटर, यानी कि 12.0 गुणा 10 की पावर माइनस के 3 मीटर। इसको भी हमने मीटर में बदल दिया। तो एक सूत्र क्या हमने पढ़ा था अभी, x0 बराबर d/d(n-1)t। अभी हमने जो अभी पीछे करा उसमें विस्थापन पढ़ा है, जो अभी पीछे हमने आपको पूरा जो है निगमन दिखाया है उसमें ये विस्थापन पढ़ा था हमने। तो यहाँ पर आप निकालना है आपको t, पट्टी की मोटाई निकालनी है। तो प्लेट की मोटाई ज्ञात कीजिए, प्लेट की मोटाई ज्ञात कीजिए। तो t निकालना है, तो t कैसे निकालोगे, t बराबर x0d/d(n-1)। तो यहाँ मान रख दो, x0 कितना है आपका, इतना 12 गुणा 10 की पावर माइनस के 3, स्मॉल डी कितना है, ये है 0.5 10 की पावर माइनस के 3। ये मैंने दोनों के मान रख दिया। मैं इसके मान रख देता हूँ नीचे। डी कितना दिया हुआ है 1 मीटर, n कितना दिया हुआ है 1.56 और -1। इसको हल करते हो आप तो इसका मान आ जाता है 10.7 10 की पावर माइनस के 6 मीटर। इस प्रकार से इसका मान आ जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बताता है कि जब पट्टी, आप पारदर्शी पट्टी जो कि कांच की होती है उसको आप किसी तरंग के बीच में रख देते हो जिसकी मोटाई टी होती है, तो हम विस्थापन निकालते हैं, किसी भी फ्रिंज का हम विस्थापन निकाल सकते हैं। तो वो हमें आसानी से इस सूत्र द्वारा मिल जाता है। ठीक है, तो बच्चों लेक्चर आपको कैसा लगा हमारा? यदि लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो इस लेक्चर को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन जरूर क्लिक कीजिए, क्योंकि बेल आइकन का बटन क्लिक करने पर ही आप तक सारे नोटिफिकेशन हमारे जितने भी वीडियोस आते हैं उनके पहुंच पाते हैं। कंटिन्यू कीजिए हमारे साथ नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गुड बाय, स्टडी एट होम एंड स्टे एट होम। थैंक यू।